ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अनपेड डिविडेंड अकाउंट। देखिए बच्चों, कभी कभी क्या होता है, कंपनी जो है एक अपना डिविडेंड जो है डिक्लेयर करती है, ठीक है। ये डिविडेंड शेयर होल्डर्स के हक का है, ठीक है। कभी कभी किन्हीं कारणों के वजह से ये जो डिविडेंड है दिस इज नॉट पेड और क्लेम्ड बाय द शेयर होल्डर, ठीक है। कभी कभी किन्हीं कारणों के वजह से ये जो अमाउंट है वो डिविडेंड जो है, डिविडेंड का अमाउंट वो शेयर होल्डर को पे या क्लेम नहीं हो पाता है, ठीक है। अब ये जो अमाउंट है वो है किसका एग्जैक्टली? है तो शेयर होल्डर का, ठीक है। तो अब कंपनी तो इसको मतलब अपने पास में लेकर अपने यूज के लिए यूज नहीं कर सकती, शेयर होल्डर के हक का है, ठीक है। तो इस अमाउंट के लिए भी कुछ स्पेसिफिक रूल्स बनाए गए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब कंपनी का कोई क्लेम करने नहीं आया तो कंपनी अपने मर्जी से अपने लिए यूज कर ली, ऐसा नहीं चलेगा। उसके लिए भी कुछ स्पेसिफिक रूल्स बनाए हैं। कहां बनाए हैं? सेक्शन 124 of the act contains provisions relating to unpaid dividend account. These are as follows: unpaid or unclaimed dividend to be transferred to the unpaid dividend account where a dividend has been declared but has not been paid or claimed within 30 days from the date of declaration. Company shall within 7 days from the expiry of said period of 30 days transfer the total amount of unpaid or unclaimed dividend to a special account called unpaid dividend account. UDA shall be opened by a company in a scheduled bank. For example, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, ठीक है, एंड डिक्लेरेशन के 30 डेज में, ठीक है, 30 डेज के अंदर तक यहां तक द अमाउंट इज नॉट पेड और क्लेम, ठीक है। तो उस केस में इस पॉइंट से विद इन 7 डेज, ठीक है, मतलब डिक्लेरेशन से कितने हो गए वो टोटल 37 डेज, इस पॉइंट से 7 डेज के अंदर जो है कंपनी को वो अमाउंट एक स्पेशल अकाउंट में, स्पेशल अलग अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, विच इज कॉल्ड अनपेड डिविडेंड अकाउंट और यूडीए, ठीक है। ये जो यूडीए है ये एक शेड्यूल्ड बैंक में एक स्पेशल अकाउंट आपको ओपन करके ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिपेयरिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अनपेड डिविडेंड अकाउंट within 90 days of transferring any amount to the unpaid dividend account. The company shall prepare statement containing the names, last known address and the amount of unpaid dividend to be paid to each person and place such statement on its website if any, and also on any other website approved by the central government for this purpose. ये यूडीए में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। यूडीए में ट्रांसफर करने के 90 डेज के अंदर, कितने 90 डेज के अंदर कंपनी को जो है एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। स्टेटमेंट किस चीज का सर? स्टेटमेंट इस चीज का जिसमें होना चाहिए क्या क्या चीजें? कंटेनिंग नेम्स, लास्ट नोन एड्रेस एंड अमाउंट ऑफ अनपेड डिविडेंड टू बी पेड टू ईच पर्सन। हर पर्सन जो डिविडेंड जिसका, उसका नाम, उसका लास्ट नोन एड्रेस एंड उसके लिए कितना डिविडेंड वो एंटाइटल्ड है, ये अमाउंट, ऐसा सब चीजें का एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। एंड वो स्टेटमेंट कहां पब्लिश करना पड़ेगा? ऑन इट्स वेबसाइट, खुद की वेबसाइट पर वो जो स्टेटमेंट है वो पब्लिश करना पड़ेगा। और साथ ही ऐसी कोई वेबसाइट जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव की है या बताई है स्पेसिफिकली स्टेटमेंट के लिए, वहां पर भी ये स्टेटमेंट डालना पड़ेगा। Payment of interest if default is made in transferring the amount. If any default is made in transferring total unpaid dividend amount or any part to the unpaid dividend account, company shall pay from date of such default interest at the rate of 12% per annum. कितना? 12% per annum, और amount
ऑन एन अमाउंट नॉट सो ट्रांसफर टू द सेड अकाउंट। इन्होंने पहले मतलब 30 डेज के अंडर अगर वो पे या क्लेम नहीं हुआ तो 7 डेज के अंदर देन क्या करना था, ट्रांसफर करना था। 7 डेज में अगर वो ट्रांसफर नहीं हुआ तो यहां पर डिफॉल्ट हो गया, ठीक है। इस डिफॉल्ट के डेट से कंपनी को इन केस उन्होंने ट्रांसफर नहीं किया तो इस केस में कंपनी को क्या करना पड़ेगा, 12% पर एनम, मतलब हर साल 12% के हिसाब से उस अमाउंट पे जो ट्रांसफर नहीं हुआ है यूडीए में उस पे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो इंटरेस्ट है ये जो मेंबर जिनके मतलब जो डिविडेंड के लिए मेन अमाउंट के लिए एंटाइटल्ड है उन्हीं को ये डिविडेंड ये इंटरेस्ट का अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड, ठीक है। फॉर एग्जांपल 4 लोग हैं, 100 जिसका एक का अमाउंट है 100, एक का 200, एक का 300, एक का 400, ठीक है। तो टोटल 4 और 3 7 8 9 10, 1000 पे 12% के हिसाब से 120 रुपीज इंटरेस्ट बनेगा। ये 120 रुपीज भी 1:2:3:4 इसी रेशो में ये 4 लोगों को मिलेंगे। मतलब जो अमाउंट का डिविडेंड उनका बाकी है उसी अमाउंट में उसी प्रोपोर्शन में इंटरेस्ट ऑब्वियसली उसी अमाउंट पे 12% इंटरेस्ट उनको बेसिकली मिलेगा। Claimant to apply for payment of unclaimed account. Any person claiming to be entitled to any money transferred to the unpaid dividend account may apply to the company concerned for payment of the money so claimed. किसी पर्सन को आगे चल के ध्यान में आया, नींद से जागा, उसको ध्यान में आया कि अरे भाई अपना पैसा बचा है वहां पर, ठीक है, पड़ा है, तो वो क्लेम कर सकता है कंपनी से, ठीक है। may apply to the company concerned for payment of the money so claimed. Transfer of unclaimed amount to IEPF, Investor Education and Protection Fund. इन्वेस्टर के एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड पढ़ा था हमने इसके बारे में। सर कोई एजुकेशन या प्रोटेक्शन तो होता नहीं, ठीक है, जो भी है, बट ये अमाउंट बेसिकली IEPF में ट्रांसफर करना पड़ता है। कब, कैसे, देखते हैं। Any money transferred to the unpaid dividend account which remains unpaid or unclaimed for 7 years from the date of such transfer shall be transferred by the company along with interest accrued thereon to the IEPF, ठीक है। मतलब जब हमने ये अकाउंट में जो अनपेड डिविडेंड अकाउंट है इसमें कोई अमाउंट जो है वो ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है, उस ट्रांसफर के डेट से 7 सालों तक अगर वो अमाउंट कोई क्लेम नहीं करता है, वो डिविडेंड अमाउंट पे नहीं होता है, तो इस केस में ये जो अमाउंट है 7 साल के बाद ये अमाउंट हैज टू बी ट्रांसफर्ड टू IEPF, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। जो 7 सालों में मतलब बैंक ने जो उस अमाउंट पे इंटरेस्ट दिया होगा उस इंटरेस्ट के साथ में वो पूरा अमाउंट नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड टू IEPF. Further, the company shall send a prescribed statement containing details of such transfer to the IEPF authority and in turn authority shall issue a receipt to the company as evidence of such transfer. एक स्टेटमेंट साथ में ट्रांसफर करेंगे, उसके साथ में कंपनी ने एक स्टेटमेंट भी जो है वो IEPF अथॉरिटी जो है जो ये फंड को मैनेज करती है उसको देना पड़ेगा कि भाई हमने ऐसा ऐसा इतना अमाउंट इन लोगों के लिए ट्रांसफर किया है, जिसके अगेंस्ट जो अथॉरिटी है वो क्या करेगी, एक रिसीट देगी कि हाँ भाई हमें ये पैसा मिल गया है फॉर दिस फंड, ठीक है। डिविडेंड का अमाउंट तो ट्रांसफर कर दिया, बट कुछ केसेस में जो वो शेयर्स है ना जिसपे वो डिविडेंड अनपेड है उस वो शेयर्स भी कभी कभी IEPF में ट्रांसफर कर जाने पड़ते हैं। कब होता है वो ऐसा, ऑल शेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डिविडेंड हैज नॉट बीन पेड और क्लेम्ड फॉर 7 consecutive years or more shall be transferred by the company in the name of IEPF along with a statement containing the prescribed details. कोई भी शेयर पे, ठीक है, कोई भी शेयर पे फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ठीक है, ऐसा करते करते 7 सालों तक फॉर एग्जांपल अगर किसी शेयर पे
कंटिन्यूअसली, कंजिक्यूटिवली, ठीक है, कंजिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, कंटिन्यूअसली 7 सालों तक अगर डिविडेंड जो है वो पे या क्लेम नहीं हुआ है तो उस केस में डिविडेंड का अमाउंट तो करना ही पड़ेगा ट्रांसफर, बट साथ ही में ये शेयर भी जो है ना वो ट्रांसफर कर देने पड़ेंगे, किसे? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के नाम पे, ठीक है। मतलब वो ऐसा कि अब 7 सालों तक मतलब कोई क्लेम ही नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, तो मतलब कौन है उसका वारिस, कोई कुछ मतलब श्योरिटी नहीं है, तो उस केस में ये जो शेयर्स भी है वो भी ट्रांसफर कर देने पड़ेंगे, किसके नाम पे? आईईपीएफ के अथॉरिटी के नाम पर अगर ये 7 सालों में से कहीं कोई एक साल में, बीच में एक साल में भी वो क्लेम हो गया है तो नॉट नेसेसरी कि आपको वो ट्रांसफर करने पड़ेंगे, वो शेयर्स कैन स्टिल रिमेन इन द नेम ऑफ द पर्सन हु इज होल्डिंग इट। Right of the owner of transferred share to reclaim. Any claimant of the shares so transferred to IEPF shall entitled to reclaim the transferred shares from IEPF in accordance with the prescribed procedures and submission of prescribed documents. अब ये जो शेयर ट्रांसफर हो गए सर, मतलब यहाँ पर आईईपीएफ में, अब समझो 7 साल बाद कोई बंदा आया, उसकी नींद खुली, उसको आके पता चला कि अरे भाई ये शेयर्स अपने थे, आईईपीएफ में है, तो क्या उसको मिल सकते हैं? क्या मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं। उसको क्या करना है? उस इन्वेस्टर को आईईपीएफ को कुछ एक प्रिस्क्राइब्ड उसकी प्रोसीजर है, कुछ एक प्रोसीजर दी गई है, वो प्रोसीजर फॉलो करके एंड कुछ डॉक्यूमेंट्स जो दिए हुए हैं ये सबमिट करके ही कैन क्लेम कि अरे भाई ये शेयर्स मेरे थे, आपके नाम पर हो गए हैं, 7 सालों तक कुछ डिविडेंड नहीं हुआ उसकी वजह से, नाउ प्लीज मेरे को ये वापस ये शेयर्स दे दो। पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन, जहां पर भी रूल है वहां पर कॉन्ट्रावेंशन की पॉसिबिलिटी है, और जहां पर कॉन्ट्रावेंशन की पॉसिबिलिटी है वहां पर अपन ने क्या देखा था? पनिशमेंट है ही। पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन, अगर कंपनी बदमाश है, उसने ये सब चीजें नहीं की, ठीक है, तो इफ अ कंपनी फेल्स टू कंप्लाई विद एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस सेक्शन, सच कंपनी शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 1 लाख रुपीज, ज्यादा अमाउंट नहीं है, नहीं, 1 लाख रुपीज, and in case of continuing failure with a further penalty of 500 rupees for each day after the first during which such failure continues, subject to maximum of 10 lakh rupees, ठीक है, and every officer of the company who is in default shall be liable to a penalty of 25,000 rupees, and in case of continuing failure with a further penalty of 100 rupees for each day after the first during which failure continues, subject to maximum of 2 lakh rupees। हाँ, बहुत बड़ा सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस है वो पूरा अपन ने अभी तक जो पढ़ा, ठीक है। देखिए लॉ में है ना ऐसे ही बड़े बड़े सेंटेंसेस रहते हैं लीगल लैंग्वेज में, तोड़ते हैं, तोड़ तोड़ के पढ़ने का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अपन देखते हैं इसको, ऊपर जो सारे रिक्वायरमेंट्स दिए हुए थे, रूल्स दिए हुए थे, वो अगर फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने कोई एक कॉन्ट्रावीन कर दिया, ठीक है, वो प्रोविजन से ऊपर से कंप्लाई नहीं कर पाई, ठीक है, तो क्या है? पनिशमेंट है। किसको है? कंपनी को भी है और जो ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल है उनको भी है, ठीक है। कंपनी को क्या पनिशमेंट है? इफ अ कंपनी फेल्स विथ एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट, सच कंपनी शैल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ 1 लाख रुपीज। कितनी? 1 लाख रुपए, ठीक है। 1 लाख रुपीज के लिए कंपनी पेनल्टी लायबल पनिशमेंट रहेगी। और इन केस अगर वो कंटिन्यूइंग फेलियर है, फेलियर कंटिन्यूअस है, ठीक है, वो ट्रांसफर करने बोला है, अभी तक कर ही नहीं रहे वो, ठीक है, कंटिन्यूअस फेलियर है, तो उस केस में कितना? और 500 रुपीज पर डे, जब तक कि वो फेलियर कंटिन्यू है, जब तक कि वो फेलियर इज नॉट मेड गुड, जो करना है वो नहीं किया गया है, तब तक 500 रुपीज पर डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 10 लाख रुपीज। कितना मैक्सिमम ये कहां तक जा सकता है? 10 लाख रुपीज। मैक्सिमम 10 लाख रुपीज तक जा सकता है। सिमिलरली जो ऑफिसर है, एवरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट, जिस ऑफिसर के वजह से डिफॉल्ट हुआ है, जो इंचार्ज था इसके लिए, इसके वजह से ये डिफॉल्ट हुआ है, वो भी लायबल है पेनल्टी के लिए। कितनी?
25,000 रुपीज, 25,000 रुपीज। और अगर फेलियर कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूइंग है, तो फर्दर पेनल्टी ऑफ 100 रुपीज फॉर ईच डे, मतलब ₹100 फॉर ईच डे, पर डे, सब्जेक्ट टू 100 rupees per day after the first, during which the such failure continues, subject to maximum of 2 lakh rupees। ठीक है, देखो ऐसा लिख के अपन ने साइड में एक स्टिकी नोट लगा लिया, ठीक है, तो उतना बड़ा सेंटेंस का शॉर्ट में समझ भी अच्छे से गया एंड एक कॉन्सेप्ट भी इजीली हो गया। कंपनी ऑफिसर दोनों पनिशमेंट के लिए लायबल है। कंपनी कितना 1 लाख, ऑफिसर कितना 25,000। इन केस वो कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट है तो कंपनी के लिए 500 पर डे जब तक कंटिन्यू है डिफॉल्ट, ऑफिसर के लिए 100 पर डे, मैक्सिमम लिमिट कंपनी के लिए 10 लाख, ऑफिसर के लिए 2 लाख। ठीक है, यही जो ऊपर अपन ने सारे पॉइंट्स पढ़े उसको जस्ट एक टैबुलर फॉर्म में यहां पर समराइज किया गया है। एक बार क्विकली सब लोग रिव्यू कर लेंगे। इफ एनी डाउट फील फ्री टू आस्क। ठीक है, क्विकली समराइज करें अपन इसको, तो क्या था, डिविडेंड अगर पे नहीं हुआ है डिक्लेरेशन के बाद में विद इन 30 डेज, तो उसके 7 दिन के अंदर जो है वो कहां ट्रांसफर होना चाहिए, एक सेपरेट स्पेशल अकाउंट में विच इज कॉल्ड अनपेड डिविडेंड अकाउंट। वो कहां होना चाहिए, एक शेड्यूल्ड बैंक में। अगर वो ट्रांसफर नहीं हुआ है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, इंटरेस्ट लगेगा कंपनी को। कितना लगेगा, 12% पर एनम फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट। ठीक है, और जब वो ठीक है, ये तो हो गया इन केस अगर वो नहीं किया है ऐसा उन्होंने ट्रांसफर। तो अगर ट्रांसफर कर दिया है तो ट्रांसफर करने के 90 डेज के अंदर एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। स्टेटमेंट का कौन सी चीज का, नाम, लास्ट नोन एड्रेस, अनपेड डिविडेंड अमाउंट कितना है, ये सब चीजों का एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। वो स्टेटमेंट कहां बताना, पब्लिश करना पड़ेगा, अपनी वेबसाइट पर, एंड जो गवर्नमेंट ने कोई वेबसाइट अप्रूव की है स्पेसिफिकली बताई है उस वेबसाइट पर भी। अगर 7 साल तक कोई क्लेम नहीं करता है अनपेड डिविडेंड अकाउंट में से, तो वो अमाउंट जो है वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में। ठीक है, और अगर उस शेयर्स पर, स्पेसिफिक शेयर्स पर 7 सालों तक कंटिन्यूअसली कोई भी मतलब डिविडेंड पे नहीं होता है, क्लेम नहीं होता है, तो उस केस में वो शेयर्स भी जो है वो कहां क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, किसे, IEPF अथॉरिटी के नाम में। एंड लास्टली हमने क्या देखा, डिफॉल्ट, वो जो मतलब ओनर्स है दे कैन रिक्लेम फ्रॉम द IEPF अगर वो चाहते हैं, प्रिस्क्राइब प्रोसीजर एंड प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स देने के बाद में। एंड लास्टली कॉन्ट्रावेंशन के लिए पेनल्टीज, कंपनी के लिए भी एंड ऑफिसर के लिए भी। ठीक है,